हेलो फ्रेंड्स। फिजिक्स का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आपको कराया जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट या किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो महासागर में या समुद्र में जो वस्तुएं डूब जाती हैं वो कहाँ डूबी है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सोनार का या पायरोमीटर का। तो इसके किसी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार जो होता है वो समुद्र में स्थित किसी भी वस्तु का पता लगा जा सकता है सोनार से, जबकि समुद्र के तल का मानचित्र भी सोनार के द्वारा लिया जा सकता है। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है SONAR की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। तथा यह अल्ट्रासाउंड वेव यानी कि जो प्रस्रव्य ध्वनि होती है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है सोनार जो होता है। तो महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि एक तरफ तो यंत्र दे रखे हैं और उनसे जो मेजरमेंट किया जाता है वो दे रखा है। तो इसमें सुमेलित करना है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे एनीमोमीटर से वायु की चाल यानी कि हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है, ये सही है। एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा मापी जाती है। पायरोमीटर से जो दूर स्थित वस्तु होती है उनका हाई टेम्परेचर यानी कि उच्चतम तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। जबकि टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापा, यानी कि दाब का अंतर, दाबांतर टैक्योमीटर से या टैकोमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता। तो जो टैकोमीटर या टैक्योमीटर होता है, टैकोमीटर, उससे वायुयान की गति मापी जाती है। वायुयान की गति, वायुयान की गति मापी जाती है, यानी कि वायुयान कितनी वेलोसिटी यानी कि कितने वेग से गति कर रहा है उसकी गति मापी जाती है टैक्योमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर से किसी भी लिक्विड का या किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है। मैनोमीटर से किसी भी गैस का डेंसिटी यानी कि किसी भी गैस का घनत्व मापा जाता है। जबकि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, उसका मापन किया जाता है। जबकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, यानी कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसमें क्या उतराव चढ़ाव हो रहा है बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर की खोज एक वैज्ञानिक हुए है, टोरसेली नामक वैज्ञानिक ने की थी बैरोमीटर की खोज। तब बैरोग्राफ पे भी वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ तो भौतिक राशियां दे रखी हैं तथा दूसरी तरफ उनके यूनिट्स यानी कि मात्रक दे रखे हैं। तो उसके सामने जो भौतिक राशियां हैं ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन,
एसआई पद्धति में न्यूटन होता है तथा सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, लेकिन यहाँ पर एसआई यूनिट्स दी है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दाब का मात्रक डाइन, ये गलत है। दाब का मात्रक डाइन गलत है। दाब क्या होता है, यानी कि किसी भी एकांक पृष्ठ पर, किसी भी एकांक पृष्ठ पर जो बल लगता है, जो बल लगता है उसे दाब कहते हैं। जैसे किसी मेज पर कोई दाब डालना, जैसे किसी जोर से बल लगाना, उसे दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है, यानी कि दाब प्रेशर बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत तल, यानी कि जो पृष्ठ है इसका लंबवत तल और पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ के लंबवत बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और पृष्ठ के क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं, इसे पास्कल भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, यानी कि दाब का अन्य मात्रक क्या हुआ, पास्कल हुआ। इसी प्रकार दाब के अन्य मात्रक हो गए बार, मिलीबार, बार मिलीबार हो गए, इसके मात्रक है। एक अन्य मात्रक होता है टोर, इसका अन्य मात्रक होता है दाब का। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल होता है। तो इसमें कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, जबकि दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है। डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, तो इसमें यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, यानी सदिश राशि को बताना है कि कौन सी राशि सदिश है। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है जिसमें दिशा तथा परिमाण या मात्रा या मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड तथा दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहा जाता है। जबकि अदिश राशि में केवल मैग्नीट्यूड यानी कि मात्रा या आकार होता है, यानी कि परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, जबकि सदिश राशि में दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सदिश राशियां में अब इसमें बताना है कौन सी राशि सदिश है। तो अदिश राशि पहले आपको, जैसे समय, चाल, दूरी, ये कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। जैसे समय, चाल, दूरी, ये अदिश राशियां हैं क्योंकि इनमें दिशा नहीं होती। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अन्य सदिश राशियां जैसे वेग, त्वरण, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, बल, ये कैसी राशियां हैं, ये सदिश राशियां होती हैं। तो अदिश तथा सदिश राशि में एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसे कन्वर्ट यानी कि बदला जा सकता है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया, ना तो इसका सर्जन किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जा सकता। ऊर्जा यानी कि एनर्जी कोई मैटर ना होकर, यानी कि ऊर्जा का कोई द्रव्यमान नहीं होता, मैटर नहीं होता, बल्कि ये कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। एनर्जी, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे
ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा को ना, बल्कि जब आप हथेली को रगड़ते हैं, हथेली के रगड़ने से जो ऊष्मा पैदा हुई, यानी कि जो गर्माहट पैदा हुई, वो आपने एक बार तो यूज में ले ली वो गर्माहट की, फिर वो एनर्जी वायुमंडल में चली जाती है, यानी कि एक रूप से वो किसी फिर दूसरे रूप में काम आएगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है। और ना तो ये स्थान घेरती और ना इसका कोई द्रव्यमान होता है, यानी कि जब इसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है तो ये स्थान कहाँ से घेरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कार्बोरेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कार्बोरेटर एक आंतरिक दहन इंजन होता है, एक आंतरिक दहन इंजन होता है। यह किसी भी वाहन में लगाया जाता है, यानी कि वे वाहन जो पेट्रोल से चलते हैं, यानी कि जो आंतरिक दहन इंजन होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, उनमें कार्बोरेटर क्या करता है, उसमें पेट्रोल तथा हवा का जो मिश्रण करता है, मिक्सचर करता है, उसको सही अनुपात में मिलाता है कार्बोरेटर। यानी कि जो आंतरिक दहन इंजन होते हैं उनमें पेट्रोल तथा हवा को सही अनुपात में मिलाने का काम कार्बोरेटर करता है। कार्बोरेटर की खोज डैमलर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने की है कार्बोरेटर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सही सुमेलित करना है तो अल्टीमीटर से किसी भी वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है, या कोई भी वस्तु जो ऊंचाई पर जो वायुमंडल में उड़ रही है उसकी ऊंचाई मापी जाती है। सिस्मोमीटर से भूकंप या भूचाल की तीव्रता मापी जाती है, जबकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि फायदोमीटर का उपयोग किसके मापने में या किसके नापने में किया जाता है। भूकंप का तो सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप का। ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वर्षा की तीव्रता या वर्षा का मापन रेन गेज से किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता एक यंत्र है ऑडियोमीटर से मापा जाता है, जबकि समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापी जाती है। यानी कि एक फायदम बराबर होता है 1.828 मीटर के बराबर होता है। तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, जबकि समुद्र की दूरी नॉटिकल मील यानी समुद्रीय दूरी से मापी जाती है, नॉटिकल मील से मापी जाती है। समुद्र की दूरी जो नौ संचालक होते हैं वे इस नॉटिकल मील तथा फायदोमीटर का उपयोग करते हैं। तो समुद्र की जो दूरी मापी जाती है, या किसी समुद्र की या किसी महासागर या सागर की दूरी नॉटिकल मील से मापी जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है नॉटिकल मील। तो जहाँ फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है, वहीं नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है। अगला है
रिएक्टर पैमाना किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंपीय लहरों का आयाम यानी कि जो भूकंप होता है उसकी लहरों का एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। अब फिर वही सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ पर भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप, भूचाल यानी कि भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी कहा जाता है, जिसे ईसीजी कहा जाता है यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। उससे हृदय की गति का मापन किया जाता है यानी कि हृदय यानी कि दिल की धड़कन में क्या विकार उत्पन्न हुआ है उससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मापा जाता है। जबकि एक इंस्ट्रूमेंट होता है पेसमेकर, पेसमेकर, पेसमेकर से हृदय की गति जब कम हो जाती है यानी कि हार्ट की जब गति कम हो जाती है तो उसे सामान्य स्थिति में लाने वाला जो उपकरण होता है वो पेसमेकर होता है। जबकि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? आभासी बल मतलब जिसका अनुभव किया जाता है यानी कि जो वास्तविक बल नहीं होता उसे आभासी बल कहा जाता है। तो इसमें अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री प्रतिक्रिया बल या फिर परबल नाभिकीय बल। तो जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता यानी कि आभासी बल होता है, अपकेंद्री बल को आभासी बल कहा जाता है यानी कि इसका केवल अनुभव किया जाता है अपकेंद्री बल का। जब सर्कस में मौत के कुएं में जो उसका जो चालक होता है यानी कि जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है तो वो जब अंदर की तरफ दीवार इस मोटरसाइकिल पर अंदर की तरफ एक बल लगाती है तो ये बाहर की तरफ एक बल का अनुभव करता है अपनी स्थिति को सामान्य रखने के लिए। यानी कि बाहर की तरफ जो बल जिस बल का अनुभव करता है उसे अपकेंद्री बल कहा जाता है यानी कि जो बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। जबकि ये जो मौत के कुएं का उदाहरण है ये अभिकेंद्री बल का उदाहरण है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। जबकि इसे कभी कभी भ्रमवश अपकेंद्री बल भी कहा जा सकता है। लेकिन जो इसमें जो अनुभव बाहर की ओर होता है, अभिकेंद्री बल में क्या होता है? बल अंदर की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है, जबकि इसमें बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर बल लगता है तो इसे आभासी बल कहा जाता है। तो आभासी बल कौन सा है? अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को अधिकतम परास, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? हमने आपको बताया था अगर किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना है तो उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाएगा यानी कि क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर उसे फेंका जाएगा तो ही वो अधिकतम दूरी तय करेगी। यानी कि अधिकतम परास तय करने के लिए उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए। जबकि अधिकतम ऊंचाई के लिए उसे 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई के लिए उसे 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए। जबकि अधिकतम परास के लिए उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए यानी कि 36 से 45 डिग्री के कोण पर। और ये प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन पर आधारित है। यानी कि जब कोई पत्थर या कोई गेंद या कोई भाला फेंका जाता है 45 डिग्री के कोण पर
तो वो एक परवलयाकार है, परवलयाकार स्थिति में अपनी गति को मेजरमेंट करता है। तो ये क्या पैराबोलिक होती है, यानी कि प्रक्षेप्य की गति, या किसी क्रिकेट से जब बैट से जब गेंद पर शॉट लगाया जाता है तो उसकी गति कैसी होती है, प्रक्षेप्य गति होती है, ताकि अधिकतम दूरी तय कर सके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, यानी कि जिस बल का विनाश होता है, यानी कि जिस बल की हानि होती है उसे क्या कहा जाता है, क्षयकारी बल। तो इनमें घर्षण बल, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल या नाभिकीय बल। आपने घर्षण बल पढ़ा है। घर्षण बल क्या होता है, जब किसी मशीनों में उसके जो पार्ट होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको स्मूथली चलाने के लिए उनमें किसी लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का इस्तेमाल किया जाता है। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे स्मूथली चल सके। लेकिन जब वे ज़्यादा घर्षण करेंगे तो उसके मशीन के पुर्जे टूटने का डर बना रहता है। तो इसीलिए इसे क्षयकारी बल कहा जाता है, घर्षण बल को। इसी घर्षण बल के कारण मनुष्य तथा अन्य जानवर पृथ्वी पर चल पाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर की खोज किसने की है। लाइटिंग कंडक्टर, इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। तड़ित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है, जब बरसात के दिनों में या जब आकाश में बादल छाए रहते हैं तो उस दौरान जो आवेशित बादल होते हैं, यानी कि जिनमें चार्ज होता है, जिन बादलों में आवेश होता है, जब वे किसी मीनार के ऊपर से जाते हैं तो इन आवेशित बादलों से उस मीनार की रक्षा के लिए मीनार के सबसे ऊपर एक तांबे की पट्टी को लगाया जाता है। इस तांबे की पट्टी का एक सिरा पृथ्वी पर गाड़ दिया जाता है। जब ये आवेशित बादल इस मीनार की या बिल्डिंग की ऊपर से होकर जाते हैं तो ये जो तांबे की पट्टी होती है ये इसे एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी के अंदर स्थानांतरित कर देती है। तो ये जो तांबे की पट्टी से इंस्ट्रूमेंट बताया इसे ही तड़ित चालक कहा जाता है। यानी कि जो बिजली को, जो आकाश से बिजली कड़कती है, यानी कि जब आवेश आपस में बराबर टकराते हैं, इससे बिल्डिंग को बचाने के लिए तांबे की पट्टी यानी कि तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हुए 15 क्वेश्चन। वैसे तो ये 15 क्वेश्चन है लेकिन कई क्वेश्चन इसके अंदर समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।